Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर नोबल गैसेस के बारे में बात करेंगे और नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रिएक्शंस के बारे में देखेंगे और कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो नोबल गैस जो बेसिकली ये है ग्रुप नंबर 18 को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ये पी ब्लॉक का पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2Np6 होता है, ओके। NS2Np6 होता है और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लास्ट ग्रुप होता है। ग्रुप जो होता है वो सबसे लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, राइट साइड में होता है ये, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नोबल गैस है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ज़ेनॉन होता है और रेडॉन होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी पीरियड के अंदर नोबल गैसेस होता है। तो पीरियडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड में होता है, नियोन सेकंड पीरियड में, आर्गन थर्ड पीरियड में, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड में, जीनोन फिफ्थ पीरियड में और रेडोन जो होता है वो सिक्स पीरियड में होता है, ओके। अब हम लोग इसके नेचर की बात कर लेते हैं कि किस किस नेचर की ये होते हैं। तो हीलियम से लेके जीनोन तक ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ये गैसियस इन नेचर होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? गैसियस होता है। रेडॉन भी गैसियस ही होता है, ठीक है, बट ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेडॉन को कहीं भी नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। हाँ, अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से नोबल गैस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा हमारा रेडॉन का, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो कैसी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब उनका ऑर्डर क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, क्या होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ये हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर उसके अंदर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ओके। कि जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। दीज मेटल्स हैव हाई पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब कि नोबल गैसेस जो है वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होते हैं वो, ठीक है। फुलफिल्ड का मतलब अब इन फुलफिल्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है
फुलफिल्ड के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है जी, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़े, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। बिकॉज ऑफ नोबल गैसेज आर स्टेबल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट्स इज टफ, ठीक है। सो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि ये फुलफिल्ड होते हैं, और फुलफिल्ड जो है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, मोस्ट स्टेबल होते हैं, और मोस्ट स्टेबल होते हैं इसलिए इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही टफ होता है, ठीक है, इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते, और इसीलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो, और इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस जो होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होती है। ओके, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये तो चर्चा थी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, या इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या मतलब होता है? द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब नोबल गैसेस जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड होता है, वो स्टेबल होते हैं, और इसके अंदर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस केस के अंदर, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हुआ है ये, ऑल द एलिमेंट्स हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेस के अंदर पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ही टफ होता है ड्यू टू इट्स स्टेबल कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? नोबल गैसेस की ही होती है, ठीक है। और यही लिखा हुआ है सेम रीज़न कि नोबल गैसेस है स्टेबल कन्फिग्रेशन, इनका कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल होता है, और इसी वजह से इन्हें में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल फोर्स के। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कन्फ्यूज़न ही होता है बेसिकली, ठीक है, बच्चों के अंदर। बट हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल फोर्स के, और वान डेर वाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। अब देखना, और जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप नीचे जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। एज वी गो डाउन दी ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। ये देखो इसका ये ऑर्डर है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। डाउन दी ग्रुप जाने पे
मोलिकुलर वेट बढ़ा, तो मोलिकुलर वेट बढ़ा तो वांडरवाल फोर्स बढ़ा, और वांडरवाल फोर्स बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ। समझ में आई इतनी बात? अब हम आगे चलते हैं और रिएक्शंस की बात करते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी रिएक्शंस किस किस टाइप की होती है। तो इसके अंदर एक बहुत ही मतलब खुशी की बात यह है कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं। हीलियम, नियोन और आर्गन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिएक्शन नहीं करते हैं, डू नॉट शो रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी भी गैस या स्टेट में, किसी भी मतलब फॉर्म में ये रिएक्शन नहीं करेंगे। क्रिप्टॉन और जिनोन करते हैं, शोज रिएक्शन। दो एलिमेंट्स हमारे पास 5 थे, टोटल 6 होते हैं नोबल गैसेस में, जिसमें से रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव होता है। 5 एलिमेंट बचते हैं, 5 में से भी 3 रिएक्शन नहीं करते हैं, 2 एलिमेंट रिएक्शन करते हैं। आगे देखते हैं, क्रिप्टॉन फॉर्म ओनली 1 कंपाउंड KrF2। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया बात है। क्रिप्टॉन सिर्फ एक कंपाउंड बनाएगा जो होगा KrF2, फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है और KrF2 फॉर्म करता है। जिनोन की बात करते हैं, जिनोन फॉर्म कंपाउंड्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और जिनोन भी ओनली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ही रिएक्शन करता है। तो टोटल हमें कितनी रिएक्शंस पढ़नी होगी? KrF2 और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की रिएक्शन जिनोन के साथ। अब हम बात करते हैं जिनोन विथ फ्लोरीन। जिनोन विथ फ्लोरीन, क्रिप्टॉन का तो ख़त्म हो गया खेल। क्रिप्टॉन तो सिर्फ KrF2 फॉर्म करेगा और कुछ नहीं है, क्रिप्टॉन का खेल ख़त्म है। अब जो चर्चा होगी वो होगी जिनोन के बारे में, कि जिनोन फ्लोरीन के साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, कैसे कैसे होगा, क्या होगा। अब देखो, जिनोन विथ फ्लोरीन, जिनोन विथ फ्लोरीन, ठीक है। अब इसके अंदर दो केस होंगे, जब जिनोन एक्सिस में हो और जब फ्लोरीन एक्सिस में हो। तो जब जिनोन एक्सिस में होगा तो क्या बनेगा? तो जब जिनोन एक्सिस में होगा और वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो 673 केल्विन 673 केल्विन टेम्परेचर पे वो जिनोन F2 फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? जिनोन F2। और जब फ्लोरीन एक्सिस में होगा तो इस केस में फिर से दो सब केसेस बनेंगे कि जिनोन और फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन करे 573 केल्विन पे, जिनोन और फ्लोरीन रिएक्शन करे 873 केल्विन पे। तो जिनोन जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा एट 573 केल्विन तब वो जिनोन F4 बनाएगा, और जिनोन जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा 873 केल्विन देन वो जिनोन F6 बनाएगा, एक अलग तरीके से भी इसमें पूछ सकते हैं कि 1:5 मतलब कि जिनोन का रेशो 1 हो, फ्लोरीन का रेशो 5 हो, तब वो क्या उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? तो उस केस में प्रोडक्ट जिनोन F4 बनेगा। या फिर वो क्वेश्चन आ सकता है कि जिनोन का रेशो 1 हो, फ्लोरीन का रेशो 20 हो, तो उस केस में प्रोडक्ट जो है वो जिनोन F6 बनेगा। इतनी बात समझ में आई? समराइज करता हूँ एक बार पूरा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, जिनोन जो है वो 3 तरीके से रिएक्शन करेगा फ्लोरीन के साथ, ठीक है। अगर तो 673 केल्विन, 573 केल्विन और 873 केल्विन 3 टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करेगा। 673 वाले में वो जिनोन F2 बनाएगा, ठीक है। 573 पे वो जिनोन F4 बनाएगा, 873 पे वो जिनोन F6 बनाएगा, ठीक है।
जीनोन F4 और जीनोन F6 को 1:5, जीनोन F4 जो बनेगा वो 1:5 में बनेगा, मतलब जीनोन का रेशो 1 होगा, फ्लोरीन का रेशो 5 होगा। और जीनोन F6 में जीनोन का रेशो 1 होगा, जीनोन फ्लोरीन का रेशो 20 होगा। इतनी बात समझ में आई? सिंपल है। हाँ, ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये कि भैया जीनोन F2 673 केल्विन पे क्या फॉर्म होगा। ऑप्शन में आपको ये जीनोन F2, जीनोन F4, जीनोन F6 कुछ भी दे सकते हैं। आंसर जो है वो क्या होगा इसमें, जीनोन F2 होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आगे देखते हैं। अब जीनोन F6 ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय जीनोन F4। जीनोन F6 कैसे बना था, हम अभी ऊपर देख के आए हैं। जीनोन F6 कैसे बना था, जीनोन प्लस F2 873 केल्विन पे बना था जीनोन F6, या फिर 1:20 से बना था जीनोन F6, ठीक है। बट जीनोन F6 एक और तरीके से फॉर्म होता है, प्रिपेयर किया जाता है, और वो मेथड है जीनोन F4 के थ्रू रिएक्शन करके। जीनोन F4 के थ्रू कैसे, जीनोन F4 प्लस में O2F2, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जीनोन F4 कैसे बनता है। जीनोन F4 बनता है 1:5 या फिर 573 केल्विन पे, ठीक है। जीनोन F4 जो है बना है उसको O2F2 के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो उस केस में जीनोन F6 बनेगा और O2 फॉर्म होगा, ठीक है। उस केस में जीनोन F6 बनेगा और O2 फॉर्म होगा। जीनोन F4 प्लस में O2F2 से जीनोन F6 बनेगा और O2 फॉर्म होगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि दे सकता है कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें O2 रिलीज होता है या फिर O2 फॉर्म होता है, तो वहाँ पे ये अगर ऑप्शन में हो तो इसी को टिक करना है कि जीनोन F4 प्लस में O2F2 के साथ में रिएक्शन करके वो जीनोन F6 बनाता है और O2 फॉर्म करता है। अब O2F2 ये है क्या, तो O2F2 इज़ ए गुड फ्लोराइटिंग एजेंट, मतलब एक फ्लोराइटिंग एजेंट होता है, ठीक है। सो O2F2 विल ऐड फ्लोरीन टू जीनोन F4, ये जीनोन के अंदर फ्लोरीन ऐड कर देगा क्योंकि ये फ्लोराइटिंग एजेंट होता है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, इसलिए ये फ्लोरीन ऐड कर देगा जीनोन F4 में। फ्लोरीन ऐड करने के साथ ही ये जीनोन F6 फॉर्म करेगा और साथ में O2 भी फॉर्म करेगा। समझे, ये दो फ्लोरीन यहाँ चले गए, जीनोन F6 बन गया, ये O2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, सिंपल सा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस की। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ जीनोन F2, जीनोन F4, जीनोन F6, जीनोन F6 है ये, ठीक है, जीनोन F6 हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हमने इनकी प्रिपरेशन देख ली कि जीनोन F2 कैसे बनता है, जीनोन F4 कैसे बनता है, जीनोन F6 कैसे बनता है। जीनोन F6 को फिर हमने देखा कि जीनोन F6 जो है दूसरे मेथड से भी बनता है, जीनोन F4 से भी बनता है, जब हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट O2F2 ऐड करते हैं उसके अंदर। तो अब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करते हैं कि ये कैसा बिहेव करते हैं वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोन F6 की। जीनोन F6 जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो जीनोन O3 बनाएगा और साथ में HF फॉर्म करेगा। जीनोन O3 बनाएगा और साथ में वो HF फॉर्म करेगा। जब हम जीनोन F2 की बात करेंगे, जीनोन F2 को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो जीनोन प्लस में HF प्लस में O2 फॉर्म करेगा। जीनोन F6 जो है वो क्या फॉर्म करेगा, जीनोन O3 प्लस में HF। जीनोन F2 क्या फॉर्म करेगा वाटर के साथ में, जीनोन प्लस में HF प्लस में O2। इतनी बात समझ में आई। और जीनोन F4 की जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो जीनोन प्लस जीनोन O3 प्लस में HF प्लस में O2 फॉर्म करेगा। कहने का मतलब
कि जीनोन F6 प्लस में जीनोन F2, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे के सारे किस में बनेंगे, जीनोन F4 में बनेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे जीनोन O3 प्लस में HF, ये किस में बना था, जीनोन F6 में बना था। जीनोन प्लस में HF प्लस में O2, ये तीन किस में बने थे, जीनोन F2 में बने थे। ठीक है। और HF जो है हर केस में फॉर्म होगा, HF हर केस में फॉर्म होगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोलाइसिस के बाद में अब बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनोन F6, जीनोन F6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो जीनोन F6 को जब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो जीनोन OF4 प्लस में 2HF रिलीज करेगा। जीनोन F6 की जब दो H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो जीनोन O2F2 प्लस में 4HF फॉर्म करेगा। और जीनोन F6 की जब हम 3H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो जीनोन O3 प्लस में 6HF फॉर्म करेगा। ठीक है। ये रिएक्शंस जो है वो डायरेक्ट पूछी जाती है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट याद ही रखनी है ये, और कोई इसका वो नहीं है कि आपको कुछ अलग से वेरिएशन कुछ नहीं है इसमें, याद ही रखनी है ये। फिर से देख लो, जीनोन F6 प्लस में H2O, जीनोन OF4 प्लस में 2HF फॉर्म होगा। जीनोन F6 प्लस में 2H2O, जीनोन O2F2 प्लस में 4HF फॉर्म होगा। जीनोन F6 प्लस में 3H2O, जीनोन O3 प्लस में 6HF फॉर्म होगा। अब HF तो आपने हाइड्रोलाइसिस पार्शियली फुली हाइड्रोलाइसिस में भी देखा था, HF हर केस में रिलीज हो रहा था। ओके। नाउ इन सभी के बाद में हमने जैसे नोबल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वान डेर वाल, मोलिकुलर वेट, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ जीनोन F6, जीनोन F2, जीनोन F4, ये सब हमने पढ़ा। हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की भी बात हमने करी। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजरली पूछा जाता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो मेंस हो, जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो। और ये सिर्फ यही नहीं है कि इसी में ही है। हाइब्रिडाइजेशन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसके अंदर भी इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, वही सब निकालते हैं। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं, और साथ ही मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊँगा। ओके। अब हम लोग बात करते हैं जीनोन F2 के बारे में। ठीक है। तो जीनोन F2 सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। जीनोन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। ठीक है। NH2 होता है, और N की जो वैल्यू होती है वो पीरियड पे वेरी करती है कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो जीनोन 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके अंदर 5s2 और 5p6 आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 आएगी। फ्लोरीन की अगर बात करूँ तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में NH2NP5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। एक फ्लोरीन में 7 होते हैं, तो 2 में 14 होंगे। ठीक है। तो 8 + 14 22, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 हमने काउंट कर लिए। अब जो ट्रिक होती है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की, वो ये होती है कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 8 तक है, तब तो आप डिवाइड करेंगे 2 से,
अगर 8 से 56 तक है तब आप डिवाइड करेंगे 8 से, और उससे 56 से भी कोई अगर ज़्यादा है बड़ा, ठीक है, तब हम डिवाइड करेंगे 18 से। ओके, तो इस केस में 22 आया है, तो 22 जो है वो 8 से 56 के बीच में होता है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, ठीक है, 6 यहाँ पे रिमाइंडर बचा। फिर हम 6 को देखेंगे कि 6 जो है वो 8 से छोटा है, तो 2 से 8 के बीच में है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 6, यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो 2 + 3, ये हमारे पास क्या है, क्वोशंट। क्वोशंट हमारे पास टोटल बन गया 5, क्वोशंट बन गया हमारे पास टोटल 5, ठीक है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है, आप वीडियो जाके देख भी सकते हैं। 5, तो 5 का मतलब sp3d, एक s 3 p और एक d, तो टोटल मिला के हो गया 5। तो sp3d, sp3d जो होती है वो ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। कौन सी ज्योमेट्री होती है वो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर के काउंट करने की भी ट्रिक बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वोशंट हमारे पास 5 था, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, कि जो भी सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम क्या होता है और सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम होगा जिनोन, सराउंडिंग होगा फ्लोरीन। सेंट्रल एटम हमेशा वो होगा जिसकी साइज़ बड़ी हो, प्लस में वो एक सिंगल ही हो, ठीक है, वो सेंट्रल एटम होगा। ओके, वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर की ट्रिक होती है कि क्वोशंट माइनस में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 2, तो 5 - 2 तो 3, तो इसके अंदर लोन पेयर आएगा कितना 3 लोन पेयर आया है। ओके, मतलब इसकी शेप, तो शेप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो शेप होती है लोन पेयर पे डिपेंड होती है। तो लाइक 5 और यहाँ पे है 3 लोन पेयर, तो जो शेप की जो हम शेप कैलकुलेट करते हैं उसकी एक प्रॉपर टेबल है, ठीक है, वो कि भाई कैसे हम शेप कैलकुलेट करते हैं। और अगर 5 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो शेप क्या आएगी, 5 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो क्या शेप आएगी, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो क्या शेप आएगी, और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो तो क्या शेप आएगी। तो ये केस इसमें क्या है, 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो इसकी जो शेप है वो लीनियर होगी। अगर 3 लोन पेयर हो तो शेप जो है वो होगी लीनियर। किस केस में, 5 के केस में, sp3d के केस में अगर 3 लोन पेयर हो तो उसकी शेप होती है लीनियर। ओके, अब हम जीनोन F4 की बात करते हैं। सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन का 8 होता है, फ्लोरीन का 7 होता है। 4 फ्लोरीन है तो 4 इंटू कर देंगे, तो 8 + 28, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 जो है वो 8 से 56 के बीच में आता है, तो डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 8 4 से 32 होता है, 4 रिमाइंडर आएगा, और 2 से 8 के बीच में है 4, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो फिर रिमाइंडर आएगा 0, तो एक में 4 मिला, एक में 2 मिला, टोटल करके हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या मिला है, 6 मिला है। 6 का मतलब एक है 3p और 2d, ठीक है। और हाँ, ये फिक्स होता है, इसको आप याद ही रख सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है। एक है 3p 2d, तो ज्योमेट्री sp3d2 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ज्योमेट्री का खेल खत्म। अब हम लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वोशंट माइनस में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग यहाँ पे कितने हैं 4, तो टोटल लोन पेयर बचा 2, ठीक है, लोन पेयर हुआ इसका 2। अब लोन पेयर 2 का मतलब ये कौन सा था, इसकी ज्योमेट्री क्या थी, sp3d2 थी ना, तो 6 0 या फिर 5 1 या फिर 4 2, तो ये क्या है, किस केस में है 4 2, 2 लोन पेयर है यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर अगर हो sp3d2 के केस में, अगर 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर होगा उसका शेप, स्क्वायर प्लेनर। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो क्रिएट करूँगा कि कैसे शेप कैलकुलेट करते हैं लोन पेयर की हेल्प से, ठीक है।
तो अगर 2 लोन पेयर हो sp3d2 के केस में, तो उसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होता है। ओके, अब हम जीनोन F6 की बात करते हैं। सबसे पहला काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, फ्लोरीन का 7 होता है। 6 फ्लोरीन है तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 8 + 42, 7 8 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 होता है। 42 प्लस में 8 50, तो 50 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 50 किसके बीच में होता है? 8 से 56 के बीच में होता है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 8 6 जा 48 होता है। फिर 2 बचा, और 2 जो है 2 से 8 के बीच में आता है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो 6 और 1 7, 7 का मतलब sp3d3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp3d3। ज्योमेट्री हमने निकाल ली पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, ज्योमेट्री पेंटागनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि sp3d3 का पेंटागनल बाइपिरामिडल ये मेरा वीडियो जाके देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें बताया हुआ है कि जिसकी ज्योमेट्री sp होती है तो उसका जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। ये फिक्स होता है। तो इसी के थ्रू sp3d3 की ज्योमेट्री जो होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद ज्योमेट्री हमने निकाल ली। अब हमारा वर्क क्या है? लोन पेयर काउंट करना। तो लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वोशंट जो कि 7 है माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। यहाँ पे सराउंडिंग एटम 6 है, तो 7 - 6 1, लोन पेयर 1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी केस आता है, 7 0 है तो पेंटागनल बाइपिरामिडल, 7 1। अगर एक भी लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा शेप? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। हाइब्रिडाइजेशन से आपको उस टेबल के थ्रू पता चल जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री कौन सी है। ज्योमेट्री निकल गई, उसके बाद में आपको लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। लोन पेयर कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, क्वोशंट माइनस में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। लोन पेयर कैलकुलेट हो गए तो उसके बाद में एक शेप जो कैलकुलेट करते हैं ना, शेप बताते हैं, उसका भी एक प्रॉपर टेबल है, पूरा पूरा ट्रिक होता है वो। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। कि जैसे अगर 5 बॉन्ड पेयर है sp की, अगर sp2 की बात करें तो sp2 के अंदर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर का मतलब उसकी जो ज्योमेट्री होती है sp2 की वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। तो अगर उसमें एक भी लोन पेयर आ गया तो उसकी जो शेप होती है वो एंगुलर हो जाती है, शेप जो उसकी एंगुलर हो जाती है। ये पूरी पूरी प्रॉपर टेबल है, उसके थ्रू आप विद इन सेकेंड्स किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीनोन F2 की हमने बात करी, जीनोन F4 की हमने बात करी, जीनोन F6 की भी हमने बात कर ली। जीनोन F2 जो है वो लीनियर होता है, जीनोन F4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, जीनोन F6 जो है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल उसकी शेप होती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर लोन पेयर 0 हो, किसी केस में लोन पेयर जो है वो 0 हो, तो लोन पेयर 0 जिस केस में हो तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होती है। अगर सपोज यहाँ पे लोन पेयर अगर 0 होता तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही क्या होती, इसकी शेप होती। ओके, ठीक है। अब हम जीनोन OF4 की बात करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। जीनोन OF4, जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। ग्रुप 16 का NH2NP4 होता है। तो यहाँ पे NH2NP4 होता है, तो यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ठीक है। और फ्लोरीन का तो हम काउंट करते आए ही हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। 4 फ्लोरीन है तो 7 4 से 28 होगा। ओके, तो 8 + 34 42 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना आया है हमारे पास 42। अब 42 2 से
8 के बीच में तो होता नहीं है, तो 42 होता है 8 से 56 के बीच में, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 8 से, और जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमें क्वोशंट जो है वो मिलेगा 6। 6 का सिंपल मतलब है sp3d2, एक एस 3p 2d, तो 1 + 3 + 2 6 हो गया, 6 हो गए। ओके, इसकी ज्योमेट्री sp3d2 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, sp3d2 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोन पेयर क्वोशंट माइनस में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम यहाँ पे 4 तो फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। अब सेंट्रल एटम जिनोन ही क्यों हुआ? बिकॉज सेंट्रल एटम के लिए साइज़ जो है वो बड़ी होनी चाहिए, साइज़ सबसे बड़ी जिनोन की होती है। इस केस में जिनोन की सबसे बड़ी साइज़ है, तो सेंट्रल लिमिटेड एटम ऑक्सीजन हुआ और फ्लोरीन हुआ। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे सराउंडिंग एटम 4 नहीं होगा, 4 करते ही गलत हो जाएगा, बहुत से बच्चे करते हैं, 4 नहीं करना है। 4 तो फ्लोरीन है, प्लस में 1 ऑक्सीजन भी तो है एक, तो टोटल सराउंडिंग एटम 5 हो गए। 6 - 5 1, लोन पेयर 1। तो sp3d2 के केस में अगर लोन पेयर 1 हो तो उसकी शेप जो होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है, उसकी शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो ज़ीनोन F4 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप पिरामिडल होगी। ओके, अब हम बात करते हैं ज़ीनोन O2F2 की। ज़ीनोन O2F2, ज़ीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 ऑक्सीजन है, इंटू 2 करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 होगा। एक फ्लोरीन का 7 होता है, इंटू 2 करेंगे 14 होगा, तो ये 14। तो ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 आएगा, इसका ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 8 से 56 के बीच में है, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो है यहाँ पे आएगा 5 क्वोशंट का मतलब sp3d। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन 5 आ रहा है तो sp3d होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। sp3d का मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल उसकी ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अब लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर का मतलब सराउंडिंग एटम, लोन पेयर का मतलब क्वोशंट कितने हैं 5 माइनस सराउंडिंग एटम। अब यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने होंगे? 2 तो फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल 4 सराउंडिंग एटम होंगे। 5 - 4 1, इसका लोन पेयर आएगा 1। ठीक है, तो इस केस में sp3d के केस में जब लोन पेयर 1 हो, मतलब 4 और 1, ये टेबल के थ्रू आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। याद रखने का एक बार आपको बस वो वीडियो देख लेना आप लोग, उसके बाद में कभी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी शेप के में। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो शीशो शेप होगी। ओके, और एट द एंड अब हम बात करते हैं ज़ीनोन O3 के बारे में। किसके बारे में? ज़ीनोन O3 के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है ज़ीनोन का, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 6, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए 6 3 जा 18, तो 8 + 18 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26, मतलब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 4। क्वोशंट 4 का मतलब sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब ज्योमेट्री जो है वो होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। लोन पेयर के लिए क्या करते हैं? क्वोशंट माइनस में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। क्वोशंट यहाँ पे 4 है, सराउंडिंग एटम 3 ऑक्सीजन है तो 3, 4 - 3 1, लोन पेयर 1 आया है, लोन पेयर 1। तो sp3 के केस में अगर लोन पेयर 1 हो, ठीक है, sp3 के केस में अगर लोन पेयर 1 हो 4 0 3 1, sp3 के केस में लोन पेयर 1 हो तो ये केस बना है ये। ओके, तो 3 1, तो यहाँ पे इसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल शेप होगी। कैसी शेप होगी? पिरामिडल शेप होगी ज़ीनोन O3 की। ठीक है, तो ये चर्चा थी पूरी की पूरी इनर्ट गैसेस की। आपका ग्रुप नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने बात करी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी
क्या होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका। फिर रिएक्शंस की बात करी थी हमने कि रिएक्शंस की कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस की बात करी थी, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की बात करी थी, और फिर हमने कुछ कंपाउंड्स देखे, मॉलिक्यूल्स देखे थे जिनके बारे में, जिनके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी शेप क्या होती है, उनके अंदर कितने लोन पेयर होते हैं, ये सब हमने कैलकुलेट किया था। तो इनर्ट केसेस के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। खासकर आपको वो याद रखना होगा, फॉर्मेशन ऑफ ज़ीनोन F2, ज़ीनोन F4, ज़ीनोन F6, वो दे सकता है 1:5 में, या फिर 1:20 में, या फिर 573 पे क्या बनेगा, 873 पे क्या बनेगा, 673 पे क्या बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब।